Hello everyone, I'm Dr. Aisha Ejaz, and the aim of today's physiology practical is to determine the radial pulse rates of 20 healthy subjects. Before beginning, let's go through the definition of pulse. The rhythmic contraction and relaxation wave within an artery produced as a result of cardiac activity. ये रेडियल पल्स की आर्टेरियल पल्स की बात हो रही है, हेंस विद इन एन आरटी बोला गया. अदरवाइज वेनस पल्स भी होती है, कैपिलरी पल्स भी होती है. इन दोज केसेस हम विद इन द ब्लड वेसल बोलेंगे. So the definition is the rhythmic contraction and relaxation wave within an artery produced as a result of cardiac activity is called as pulse. It is usually detected over peripheral arteries of the body and named according to those arteries. Body में arteries बहुत deep seated होती हैं ताकि oxygenated blood loss को minimize किया जा सके in case of injuries. But at places body में arteries periphery पे भी आ गई हैं and they run just beneath the skin. उन पॉइंट्स पे जहाँ पे आर्टरीज पेरीफेरी से गुजरती हैं, स्किन के बीनीथ गुजरती हैं, वहीं हम रेडियल पल्स आर्टेरियल पल्सेस देखते हैं. जो पॉइंट्स और जिस आर्टरी पे पल्स असेस करते हैं उसी को वही पल्स का नाम दिया गया है. जैसे द टेम्पोरल पल्स, जो कि टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पे देखी जाती है. कैरोटिड पल्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे देखी जाती है. सिमिलरली ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, femoral pulse, popliteal pulse, posterior tibial and dorsalis pedis pulse. ये कुछ पेरिफेरल पल्सेस हैं जो आमतौर पर एग्जामिन की जाती हैं. देन पल्स पॉइंट्स की बात करेंगे. देर आर 8 डिस्टिंक्ट पल्स पॉइंट्स इन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी. नंबर 1, टेम्पोरल पल्स. टेम्पोरल पल्स टेम्पल पे देखी जाती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर ऑन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. Similarly, another one is carotid pulse. Carotid pulse is assessed in the neck along the anterior border of sternocleidomastoid muscle. गर्दन में जब हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं, फेस को साइड वाइज करते हैं, साइड में देखते हैं, तो गर्दन में एक मसल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, काफ़ी लंबा. इसको स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल कहते हैं. इसका एंटीरियर यानी फ्रंट का जो बॉर्डर होता है वहाँ से गुजरती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड पल्स हम वहीं पे असेस करते हैं. ब्रेकियल आर्टरी. Brachial artery is examined in cubital fossa along medial border of biceps muscle on brachial artery. एल्बो के सामने एक ऐसा फोसा बना हुआ होता है जहाँ पे कोई मसल नहीं है, जहाँ पे कोई और ऐसा थिक स्ट्रक्चर नहीं है. सो द आर्टरी रन जस्ट बीनीथ द स्किन. वहाँ से गुजरती है. इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस को क्यूबिटल फोसा कहते हैं जो एल्बो के फ्रंट पे है. और इसके मीडियल बॉर्डर से बाइसेप टेंडन का मीडियल बॉर्डर यहाँ से गुजरता है. वहाँ पे सुपरफिशियली गुजरती है ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल पल्स को वहीं देखते हैं. सिमिलरली रेडियल पल्स. रेडियल पल्स अगर हम रिस्ट को देखें और से तो इसके दो इमेजिनरी हाफ्स कर सकते हैं. एक जो थंब की साइड होगा, वन हाफ, एक हाफ जो कि लिटिल फिंगर की साइड होगा. सो ये थंब की साइड पे, रिस्ट पे देखी जाती है. तो दो टेंडन्स यहाँ से गुजरती हैं, उनके बीच में देखी जाती है. These muscles are the brachioradialis and flexor carpi radialis muscle. इनकी टेंडेंस के बीच में से गुजरती है रेडियल आर्टरी, वहाँ पे देखी जाती है रेडियल पल्स. नेक्स्ट इज योर femoral pulse. femoral pulse ग्रोइन में देखते हैं ओवर द femoral artery. पॉप्लिटियल पल्स. बैक ऑफ द नी में क्यूबिटल फोसा की तरह ही एक फोसा पाया जाता है जिसको पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं. वहां से गुजरती है popliteal artery. Popliteal pulse is assessed in the popliteal fossa over the popliteal artery. Then posterior tibial. Posterior tibial artery is assessed over the posterior tibial artery and at the inner aspect of ankle behind the medial malleolus. जो हमारा टखना होता है उसका जो मीडियल एस्पेक्ट है
इसको मीडियल मैलुलस कहते हैं, मीडियल वाला। इसके पीछे जस्ट बिहाइंड दैट वहाँ से पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी गुजरती है, वहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल पल्स देखी जाती है। सिमिलरली डोर्सालिस पेडिस जो फुट पे के डोर्सम पे देखी जाती है, ओवर द डोर्सालिस पेडिस। ये कॉमनली असेस पल्स पॉइंट्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस के तहत हम असेस करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम असेस करते हैं रेडियल पल्स को। तो वही आज आपका या हमारा फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिकल का एम है कि हमें 20 हेल्दी सब्जेक्ट्स की रेडियल पल्स रेट असेस करनी है। तो आगे मूव करते हुए लेट्स टेक अप व्हाट इज पल्स रेट। पल्स रेट की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बीट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यहाँ पे आमतौर पर 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर किसी बंदे की पल्स में कितनी बीट्स आती हैं उनको पल्स रेट कहेंगे। रेस्टिंग पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट, यानी एक अडल्ट इंसान का जबकि वो रेस्ट में हो, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट पे, उसका पल्स रेट नॉर्मली 60 to 80 beats per minute आता है. This is normal range. There are certain variations in the pulse rate also, like the condition called bradycardia. If the pulse rate of an individual is less than 60 beats per minute, then this condition is called as bradycardia. यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने पल्स रेट असेस किया और पाया कि 60 बीट से 1 मिनट में 60 बीट से कम बार बीट आ रही है, कम पल्स आ रही है, तो हम कहेंगे दिस सब्जेक्ट इज हैविंग ब्रैडीकार्डिया। बट दिस कंडीशन हैविंग पल्स लेस देन 60, इट इज नॉर्मल इन हेल्दी यंग अडल्ट्स। इस कंडीशन को साइनस ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। एंड कभी कभी जब इंसान सो रहा होता है तो भी इसका स्लाइट स्लोअर पल्स रेट हो जाता है, उसे बीमारी नहीं कहेंगे। सिमिलरली इन ट्रेंड एथलीट्स, जब भी एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके सारे बॉडी फंक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, और जब वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो वो उसके बाद बॉडी थ्रो बैक के तौर पर दोबारा से चीज़ें नॉर्मलाइज होने की जो प्रोसेस शुरू होता है, एज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेन एथलीट्स में थोड़ा सा ब्रैडीकार्डिया पाया जाने लगता है। इसके अलावा अगर ये ब्रैडीकार्डिया 60 से बहुत ही कम लो है, 40, 45, 50 है, तो ये इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक को आमतौर पर इंडिकेट करेगा। इसके अलावा कुछ कंडीशंस लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथर्मिया यानी जिसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाना, इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जैसे थायरॉक्सिन लेवल बॉडी में कम हो जाना। इसी तरह से कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके तौर पर ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि होना चाहिए कि नॉर्मल पल्स रेट रेंज क्या होती है, और अगर उससे कम पाया जाए सब्जेक्ट का पल्स रेट तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज योर टैकीकार्डिया। अगर पल्स रेट एक सब्जेक्ट का 80 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में पल्स रेट ज़्यादा ही होता है और वो उनके लिए नॉर्मल है। सिमिलरली एक्सरसाइज, अगर कोई बहुत विगरस एक्सरसाइज कर ले तो उसको टैकीकार्डिया पाया जाएगा। इसीलिए पल्स रेट एग्जामिनेशन से पहले कहा जाता है कि सब्जेक्ट को थोड़ी देर रेस्ट पर लाएं ताकि एक्सरसाइज मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह का इफेक्ट नलिफाई हो सके। सिमिलरली प्रेगनेंसी में जिस तरह के सारे वाइटल्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, सिमिलरली पल्स रेट भी बढ़ जाता है। अनीमिया ऐसा कंडीशन जिसमें सब्जेक्ट का हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट बहुत कम हो जाता है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। इस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए दिल तेज तेज धड़कता है और पल्स रेट बढ़ जाता है नॉर्मल से। इस कंडीशन में भी सब्जेक्ट को टैकीकार्डिया होगा। इसके अलावा अगर उसको कोई इंजरी हो गई है, मेजर इंजरीज जिसमें काफ़ी ब्लड लॉस हुआ हो, उसमें हालत में भी टैकीकार्डिया होगा। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पर पल्स रेट बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली फीवर्स, हाई ग्रेड टेम्परेचर हो बॉडी का, तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस स्पीड अप हो जाते हैं और इसी वजह से पल्स रेट या टैकीकार्डिया सब्जेक्ट में पाया जाता है।
एक इसके अलावा कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायरॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें टैकीकार्डिया एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट के बहुत ही इमोशनल एक्साइटमेंट है किसी वजह से, तब भी टैकीकार्डिया नेचुरल है। तो ये सारी कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट का 80 बीट पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट पाया जाए तो हम इन सारी चीज़ों को रूल आउट करना चाहिए कि इन सारे मामलों में से कौन सा मामला है जो कि जिनमें नॉर्मल और नॉर्मल दोनों शामिल हैं। देन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट। वो क्या अवामिल हैं जिनसे पल्स रेट को अफेक्ट होता है। उनमें नंबर 1 है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मीन्स एनवायरमेंटल टेम्परेचर। व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर is high, the heart pumps a little more blood. So the pulse rate may increase, but usually not more than 10 beats per minute. 5 to 10 से ज़्यादा environmental temperature change से beats 5 to 10 beat per minute से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सिमिलरली बॉडी पोजीशंस, यानी सब्जेक्ट फिजिकल रेस्ट पे है, बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, इन सब में आमतौर पर पल्स रेट इज यूजुअली सेम। Sometime as the subject stands for the first 15 to 20 seconds, the pulse may go up a little bit, but after a couple of minutes it should settle down. कभी कभी सब्जेक्ट को हम अचानक खड़ा करने बोले तो शुरू के 15-20 सेकंड के लिए पल्स रेट थोड़ा सा 2-4 बीट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ 1-2 मिनट ही खड़ा रहे देन वही नॉर्मल होना चाहिए। दिस कंडीशन इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर ये पोजिशनल चेंजेस, यानी सब्जेक्ट को अपने बैठे से अचानक खड़ा किया, उसके बहुत ज़्यादा मार्क्ड फ़र्क आने लगा पल्स रेट में, देन दिस कंडीशन विल इंडिकेट सर्टेन पैथोलॉजीज। देन इमोशनल आउटबर्स्ट, अगर सब्जेक्ट ऑल टाइम स्ट्रेस्ड है, बहुत एंक्शस है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा गमगीन है, इन सबसे पल्स रेट असरअंदाज होगा। और इमोशनल आउटबर्स्ट से, जैसे हमने आपको पहले बताया, इट कैन रेज द टेम्परेचर एंड इट कैन रेज द पल्स रेट। बॉडी साइज, body size usually doesn't change with the pulse rate. If the the subject is very obese, then there may be a higher resting pulse rate than normal, but it is not usually more than 100 beats per minute. Medication, कुछ medicines like beta blockers, they tend to slow down the pulse. अगर हमने सब्जेक्ट का पल्स कम पाया तो हम उसे हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई दवा तो नहीं ले रहे। अगर वो दवा का नाम प्रोवाइड कर सकें या उसका रैपर, तो हम उसे मंगवा के देखते हैं। फिर इफ दे आर बीटा ब्लॉकर्स, तो हम समझ जाएं कि उसके मेडिकेशन यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और इसलिए हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, जो ऊपर की सारी कंडीशंस हैं वो भी मौजूद नहीं है, तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि क्यों पल्स रेट स्लो डाउन हो रहा है या टू फास्ट हो रहा है। सो अगर थायराइड मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ली जाए या और भी बहुत सारी दवाएं हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर पल्स रेट अप एंड लो दोनों हो सकता है, तो हमें उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और सब्जेक्ट की ड्रग हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि कोई दवा तो नहीं चल रही आपकी। देन लेट्स टेक अप द प्रोसीजर। लेते कैसे हैं पल्स रेट। जैसे पल्स रेट लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द सब्जेक्ट एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। सब्जेक्ट कभी भी बाहर से भागा दौड़ा आए और फ़ौरन उसका पल्स नहीं असेस करना चाहिए, बल्कि कोई भी वाइटल कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन उसका फ़ौरन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले सब्जेक्ट को कम से कम 10 मिनट अपनी क्लिनिक पे बिठाइए। जब वो पूरा रेस्ट में आ जाए और लगे कि उसका बाहर से आने के जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो नलीफाई हो गए, उसके बाद ही आप एग्जामिन शुरू करें, और इसी में पल्स रेट एग्जामिनेशन भी शामिल है। इसके अलावा मेंटल रेस्ट पे लाने के लिए सब्जेक्ट से ऐसे सवालात करें जिससे उनकी डे टू डे लाइफ की और प्रॉब्लम से माइंड डाइवर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेल है, उसको ज़्यादा रोज़ी रोटी बिजनेस वगैरह का ज़्यादा जहन में टेंशन रहेगा, तो आप उससे कुछ ऐसे सवाल करें जिनसे वो सोचने पे मजबूर हो और उसका कोर प्रॉब्लम यानी बिजनेस से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो। एज अ रिजल्ट वो रेस्ट पे आ जाएगा, मेंटल रेस्ट पे। सिमिलरली आप उसका ऑक्यूपेशन एंड उसकी हिस्ट्री से असेस कर सकते हैं कि हमें कौन सा कैसे सवाल पूछने चाहिए।
Then the subject is made to sit with forearm placed in a semi-prone position. With the wrist slightly flexed. Tips of the middle three fingers, namely index finger, middle finger and ring finger. They are placed over the radial artery at the base of the thumb. हमें सब्जेक्ट को ऐसे बिठाना है कि उसकी फोर आर्म को टेबल पे रखना है सेमी प्रोन पोजीशन में और उसका रिस्ट थोड़ी सी फ्लैक्स हो। अब अपनी 3 उंगलियां जिसमें शहादत की उंगली, बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर, तीनों उंगलियों को उसकी रेडियल आर्टरी पे बेस ऑफ द थंब पे जो पाई जाती है उस पर रखेंगे। हल्का प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत तेज नहीं कि पूरा फ्लो ही ऑक्लूड हो जाए। फिर हम पल्स को फील करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे स्टार्टर्स के लिए है कि वो मूव कर सकते हैं, तब एक जगह ऐसी आएगी जो उनको पल्स फील होगी। इंडेक्स फिंगर का हम इस्तेमाल करते हैं कि रेडियल आर्टरी का ब्लड फ्लो को हम रोक सकें। इंडेक्स फिंगर से इसको दबाते हैं कि रेडियल आर्टरी का ब्लड फ्लो ऑक्लूड हो जाए। देन रिंग फिंगर को हम यूज़ करते हैं कि वो अल्नर आर्टरी आगे जाकर हैंड में पामर आर्च बनाती है रेडियल आर्टरी के साथ। पामर आर्च से भी कुछ ब्लड जो है वो पीछे आ सकता है, तो हम रिंग फिंगर को यूज़ करते हैं कि वो पीछे से आने वाले ब्लड फ्लो को रोक सके। मिडिल फिंगर का यूज़ होता है पल्स को असेस करने के लिए, इसलिए हम 3 फिंगर से पल्स को फील करेंगे इनिशियली। बाद में जब सीनियर हो जाते हैं तो कुछ लोग 2 फिंगर से भी असेस कर लेते हैं, कुछ लोग एक फिंगर भी यूज़ कर लेते हैं, बट स्टार्टर्स के लिए इट इज़ एडवाइज्ड कि यू शुड यूज़ 3 फिंगर्स। देन दिस इज द इमेज। अब begin counting the pulse as the first beat is felt. काउंट द पल्स फॉर 60 सेकेंड्स। बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि वो पल्स को पूरे 60 सेकेंड तक सुने, और ऐसा नहीं कि हम कम वक्त के लिए 1-2 बीट सुनी और हाथ हटा लिया। जब हम सीनियर हो जाते हैं तो 30 सेकेंड के लिए और 15 सेकेंड के लिए भी सुनते हैं और उनको डबल या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और उससे हम एग्जैक्ट काउंट निकाल लेते हैं। बस इसमें गलती के बहुत इम्कान होते हैं कि वो 1-2 बीट भी आपने अगर हर 15 सेकेंड में छोड़ी तो अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइस कि पूरे 60 सेकेंड तक सुना जाए, आई मीन फील किया जाए। देन जो पल्स आपने फील किया, पल्स रेट काउंट किया, उसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे एंटर कीजिए। वो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी ऐसी। इसमें हमें 20 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक नंबर डालेंगे। सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया उसका कभी नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। उसका एज डालेंगे, उसके जेंडर, ताकि हम ये नतीजा निकाल सकें कि ये पल्स रेट उसके एज और जेंडर के हिसाब से कैसी है। फिर हम रेडियल पल्स रेट इन बीट्स पर मिनट लिखेंगे। टेबल के अंदर सिर्फ नंबर आना चाहिए, हर बार हम यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट टॉप बार में आ चुकी है। तो लास्ट में हम लिखेंगे रिमार्क। अगर सब्जेक्ट की पल्स 60 से 80 के बीच में है तो हम कह देंगे नॉर्मल, अदरवाइज ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया कम और ज़्यादा होने के सिचुएशन में लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हमारे रिमार्क्स का पूरा कॉलम तैयार हो जाएगा। देन रिजल्ट्स की बारी आती है। रिजल्ट के तौर पे अगर हमने जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए सब सब्जेक्ट्स की पल्स रेट नॉर्मल रेंज में थी, तो हम लिख देंगे द रेडियल पल्स रेट्स ऑफ द सेलेक्टेड हेल्दी सब्जेक्ट्स वर फाउंड टू बी नॉर्मल। सबकी नॉर्मल थी, लेकिन अगर इनमें से कुछ को ब्रेडी और कुछ को टैकीकार्डिया है तो हम ऐसे ही इसका रिजल्ट तैयार करेंगे, जैसे द रेडियल पल्स रेट्स ऑफ द सेलेक्टेड हेल्दी सब्जेक्ट्स वर फाउंड टू बी नॉर्मल एक्सेप्ट सब्जेक्ट X who had bradycardia, except subject Y who was suffering from tachycardia, and so on। इस तरह से हर इंडिविजुअल फिजिशियन का, हर स्टूडेंट का रिजल्ट अलग आएगा। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने रोल नंबर 5 वाला 4 से कॉपी कर रहे। जितने ऑब्जर्वेशन आपने लिए आपका रिजल्ट सबका अलग होना चाहिए, अलग होगा। अगर सब नॉर्मल आए देन इट्स ओके, सबका नॉर्मल है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रैक्टिकल पूरा अपनी फाइल में लिखें और उसके ऑब्जर्वेशन अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पल्स रेट असेस करें, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि सब्जेक्ट हेल्दी हो, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम हेल्दी सब्जेक्ट से ही डील करते हैं। और ये मालूम करने के लिए हम उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, उससे पूछे कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई दवा तो नहीं चल रही है। इफ़ दे से नो, तो उनको अपरेंटली हेल्दी मान लेंगे और फिर उनका पल्स रेट लेंगे, उससे ये नतीजे निकालेंगे। रिपीटेड प्रैक्टिस से आपको एक्सपर्टीज पल्स रेट असेसमेंट में हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।